आजमगढ़ में दो भाई रहते थे, सत्यम और शिवम। दोनों एक ही मां की संतान थे, लेकिन स्वभाव में दिन रात का फर्क था। सत्यम बड़ा भाई था, तेज, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं शिवम छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बड़ा ही सहनशील। उनके पिता धर्मपाल जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरखों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस समय शिवम केवल 17 साल का था और सत्यम 23 का। धर्मपाल जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। मां सरला देवी हर रोज प्रार्थना करती थीं कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सत्यम ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? शिवम ने हैरानी से पूछा। तू नहीं समझेगा छोटे, तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहे तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूं तुम भी मेरे साथ शहर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर, खेत सब बेच देते हैं, सत्यम ने अपनी योजना बताई। नहीं भाई, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, शिवम ने दृढ़ता से कहा। शिवम को अपने भाई की बातों से बहुत बुरा लगा। वो खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था, उसके लिए वो मिट्टी मां के आंचल जैसी थी। लेकिन वो विरोध नहीं कर पाया। मां के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। सत्यम ने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। शिवम गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने बैल जोते, खेत जोते, सब्जी उगाई और मां का ख्याल रखा। उधर शहर में सत्यम ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियां, शहर की चमक दमक में वो पूरी तरह डूब गया। वो गांव वापस आता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, मोबाइल लहराता और शिवम की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गवार, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक धंसा हुआ है क्या? तुझे अब भी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरफ, मैं अब शहर में रहता हूं, बड़ी ई में बैठता हूं, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूं, सूट बूट पहनता हूं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूं। और तू अब भी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान, वही गोबर की गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूं। तुझे बस ये देहाती छोड़ना होगा। खेत खलिहान को भूल जा, धोती उतार, सूट पहन, चल मेरे साथ। तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहां कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंदबुद्धि लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन तू मेरा भाई है तो मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। शिवम बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था, पर समय सबका हिसाब रखता है। शहर की चकाचौंध ने सत्यम को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था जो पिता की छड़ी से डरकर खेतों में हल जोतता था। अब उसके पास एक मोबाइल कंपनी का छोटा फ्रेंचाइजी बिजनेस था, जिसमें उसने पिता की जमीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में मुनाफा हुआ, और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। हर 3 महीने में सत्यम गांव आता, बड़ी गाड़ी में, चमकते कपड़ों में, सुगंधित परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ। वो मां से मिलकर 2 दिन रुकता और शिवम का मजाक उड़ाता। शिवम ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की। खेतों में फसलें उगाईं, गाय भैंस पाली। वो दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। सत्यम जब शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती बाइक, महंगे कपड़े और हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी सत्यम की बहू बने। आखिरकार सरपंच बलदेव चौधरी की नजर लगी उस पर। उनकी बेटी पिंकी एक सुंदर, नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी लड़की, जो हमेशा महंगे लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। मां, देखा तूने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वो देखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो वो पहले दिन से ही पसंद है। सत्यम को पिंकी पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्दी ही दोनों का विवाह हो गया।
गांव में कई दिन तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट, साज सज्जा, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर शिवम चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान नहीं, धरती पर टिकी थीं। मां सरला देवी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन शिवम की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। कुछ ही महीनों बाद शिवम ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी लाली, गांव के एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी मां का वर्षों पहले निधन हो गया था। लाली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद लाली और शिवम का जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर मां की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। सत्यम का शहर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर फ्रॉड निकला। बैंक का कर्ज चुकता नहीं हुआ, ऊपर से पिंकी हर रोज नई डिमांड करती। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। सत्यम कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए। उसमें लिखा था कि मां सरला देवी ने अपनी मृत्यु से पहले संपत्ति केवल सत्यम के नाम कर दी है। दस्तावेज नकली थे, लेकिन पूरी तरह असली जैसे दिखते थे। एक शाम जब शिवम खेत से लौट रहा था, तो देखा कि घर पर 2 आदमी खड़े हैं, गांव के पटवारी और चौकीदार। सत्यम ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख शिवम, ये रहा वसीयतनामा। मां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, ये घर, ये खेत, ये आंगन अब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए अब तुम्हें ये घर और खेत खाली करने होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। भाई, ये तू क्या कह रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? मां ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। तू जानता है मां मुझे कितना प्यार करती थी, वो तुझसे कम मुझे नहीं मानती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? शिवम ने भर्राई आवाज में पूछा। सत्यम ने कड़वाहट से कहा, कानून भावनाएं नहीं देखता शिवम, वो सबूत देखता है, और मेरे पास वो सबूत है। ये देख, ये दस्तावेज मां ने अपने आखिरी दिनों में मेरे नाम लिखा था। सरकारी मोहर लगी है, गवाहों के दस्तखत हैं। तुझे जो लगाना है लगा, पर सच्चाई यही है, अब ये सब मेरा है। भाई, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? तुमने तो शहर जाने के लिए पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस मां की यादों में जी रहा हूं, इस मिट्टी से जुड़ा हूं, खेतों में मां की हंसी की गूंज सुनता हूं। शिवम की आंखों में आंसू थे, पर सत्यम का दिल पत्थर हो चुका था। क्या ये सब छीन लेगा तू मुझसे? मां की परछाई भी बांट ली तूने? शिवम चुपचाप अपनी पत्नी लाली और एक जोड़ी कपड़ों के साथ वही पुराना टूटा फूटा खेत लेकर दूर कोने में जा बसा। वो खेत जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। लाली, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। सत्यम ने मुझसे मेरी जमीन ली है, वो मेरा नसीब मुझसे नहीं छीन सकता। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की। मैं फिर से सब काम करूंगा, तुम देखना बहुत जल्द हम गांव में अपना घर ले लेंगे। शिवम ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरी चिंता मत करिए, इस समय हमें काम पर ध्यान देना होगा। वैसे भी ये झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन तो बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। मुश्किल के इस समय में मैं आपके साथ हूं, हम इस बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर लेंगे, लाली ने श्रद्धा और विश्वास के साथ कहा। शिवम फिर से खड़ा हुआ। उसने दोगुनी मेहनत की और लाली ने उसका पूरा साथ दिया। सत्यम ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, तब वो एक बात भूल गया था, धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिस दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम था मक्खन लाल, एक चालाक और लालची दलाल। सत्यम ने उससे कहा था कि बाकी पैसे बाद में देगा, पर काम होने के बाद वो टालमटोल करने लगा। भाई, अभी पैसे नहीं हैं, तू समझ मेरी बात को। मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा, मैं कौन सा भागा जा रहा हूं? अभी फसल तो बेचने दो, सत्यम ने बहाना बनाया। लेकिन सत्यम, इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूं तेरे पास पैसे हैं, तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, तो मैं क्या चीज हूं? चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस दे देना, इसी में तेरी भलाई है, मक्खन लाल ने धमकी दी। धमकी देता है मुझे? तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। जो करना है कर ले, अब नहीं देता तेरे पैसे, निकल यहां से। सत्यम ने घमंड में उसे भगा दिया। गांव की चौपाल में उस दिन पंचों की सभा बुलाई गई थी। सत्यम वहां सबसे पहले पहुंचा।
ताकि अपने झूठ को सच साबित कर सके। तभी वहां मक्खन लाल आ धमका। उसने पंचायत के सामने फर्जी वसीयत के कागज और असली नकल पेश कर दी। इन कागजों में जो दस्तखत हैं वो सरला देवी के नहीं हैं। मैंने खुद सत्यम के कहने पर ये बनाए थे। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूं, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूं जिसने अपने ही सगे भाई से छल किया, मक्खनलाल ने गरजते हुए कहा। पूरा गांव सन्न रह गया। सत्यम की बोलती बंद हो गई। पंचायत के मुखिया बोले, सत्यम, तूने न केवल अपने भाई को ठगा बल्कि अपनी मां की आत्मा को भी अपमानित किया। तुझे अपने भाई पर तरस नहीं आया? शिवम को उसकी जमीन और मकान तत्काल वापस दिया जाए और सत्यम को गांव से बेदखल किया जाए। सत्यम का झूठ और घमंड सबके सामने नंगा हो गया था। वह चुपचाप गांव से निकल गया। अब वो दर दर की ठोकरें खाता है, कभी मजदूरी करता है तो कभी भूखा सोता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा है। उधर शिवम ने अपना घर वापस पाया, लेकिन उसका दिल अभी भी करुणा से भरा था। हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा, उसके मन का अंधकार मिटा, उसने प्रार्थना की। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है शिवम, शायद इसी का नाम असली अमीरी है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लाली ने मुस्कुराते हुए कहा। समय का सबक यही है, जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे मिटा देता है, और जो मेहनत करता है वो एक दिन राज